हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 19th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 18th ऑफ दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं, है ना? मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कुछ 18th दिसंबर से रिलेटेड, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। टेलीग्राम कौन सा है? @A1IS से सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली वहां मिल जाएगा आपको A1IS ऑफिशियल। से सब्सक्राइब करेंगे और फिर वहां से आप जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके रोज के डेली के आपको सॉल्व करना है। और आज हम लोग 18th ऑफ दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स देखते हुए, क्वेश्चंस देखते हुए 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये सारे 18 दिसंबर में मैंने दिए थे कुछ क्वेश्चंस, एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। मरीन लेपेन, अ पॉलिटिकल लीडर हु हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज, बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा न्यूज में थी मरीन लेपेन, ठीक है? फार राइट लीडर है, इनके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स में बताया था, ठीक है? जिसने भी नहीं देखा सारे करंट अफेयर्स देखेगा। हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मरीन ले पेन कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये फ्रांस से बिलोंग करती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक और लीडर के बारे में बताया था, फ्रांसिस बिरो। इनके बारे में मैंने कल क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, फ्रांसिस बिरो। ये कौन है? ये फ्रांस के न्यू पीएम बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना? इमैनुअल मैक्रोन के बारे में जानते ही हैं। फ्रांस की सबसे लार्जेस्ट रिवर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? फ्रांस के लार्जेस्ट रिवर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्पेन क्या है? स्पेन आइबेरियन पेनिसुला के अंदर लाई करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, फ्रांस है इसका करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी कल मैंने करवाया था। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर 2024, व्हाट इज द टोटल सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ इंडिया? ठीक है, तो कितना सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट कितना हम लोग करते हैं, ठीक है? कितने बिलियन डॉलर्स का आंसर है? इसका आंसर है 205 बिलियन डॉलर्स। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कल की क्लास में बता चुका था। इसमें मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो हम लोग आईटी का एक्सपोर्ट करते हैं वो किसको करते हैं? यूएसए को करते हैं, अराउंड कितना 54% के आसपास, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे तो यूएसए हो गया और सेकंड नंबर पे यूरोप हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप को हम लोग 31% के आसपास हम लोग आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा एक्सपोर्ट का टोटल वैल्यू कितना है? तो 205 बिलियन डॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 205 बिलियन यूएसडी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें? इस तरीके से आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज देख लो। फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब क्या हुआ? मतलब 2023-24 की बात हो रही है, ठीक है? तो रिसेंट का डेटा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 18 दिसंबर के करंट अफेयर से सारे निकल रहे हैं। What percentage of reimbursement has been offered by the recently launched जलवाहक स्कीम? ठीक है, जलवाहक स्कीम के बारे में मैंने बताया था, ये किस चीज के लिए है? इनलैंड वाटरवेज के लिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। किसने लॉन्च की थी ये भी कल की क्लास में हो चुका था, सबरमाल ने की थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कितनी परसेंटेज की रिइंबर्समेंट मिलेगी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 35% की रिइंबर्समेंट मिलेगी अगर आप कोई भी कार्गो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ले जाते हो तो, ठीक है? इनलैंड वाटरवेज के बारे में बताया था कि हमारा जो वाटरवेज है 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, ये चीज आपको मैंने बता रखी है। उसमें से अराउंड 17,500 के आसपास, 17,500 किलोमीटर के आसपास तो सिर्फ हमारी रिवर्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और 1,500-2,000 के आसपास कैनाल्स भी हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके यूपीएससी में, या जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? माई बहन मान योजना, इनके बारे में बताया था मैंने, है ना? माई बहन मान योजना एंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बिलोंग्स टू विच स्टेट? ठीक है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो मैंने बताया कि माई बहन मान योजना कौन लाने की बात कर रहा है? आरजेडी लाने की बात करिए, इनके बारे में बताया था। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, इन्होंने बोला, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे संसद के अंदर कि ये एक, संसद के अंदर नहीं, सॉरी, रोड पे उतरे हुए थे, ठीक है? वायलेंस हुआ, संभल वायलेंस हुआ, ठीक है? तो वहां पे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको जो अथॉरिटीज है रोकने लग गई। तो राहुल गांधी ने बोला कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आप इस टाइप से ऐसे रोक नहीं सकते, ठीक है? पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो या ना हो, रोक सकते ही हैं, और दूसरी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गई है जब से कि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर है, तो दिमाग में कुछ बातें रह जाती है, तो लोगों को रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपको ध्यान रखना है लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है?
चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। इसकी जो रैंक होती है वो किसके बराबर होती है? कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, इनकी सैलरी वैलरी जो भी है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आरजेडी की लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? तेजस्वी यादव। वो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम लेके आए जो हमारे बिहार की वुमेन्स हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि ये 2500 2500 रुपए के आसपास हर एक महीने देने वाले हैं, ठीक है। इनका प्रॉमिस है अगर ये जीत जाते हैं चुनाव तो। और तो ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दिया था। ये किससे रिलेटेड है? ये बिहार से रिलेटेड है। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ऑलरेडी बहुत ही अच्छी स्कीम रही, किसकी? झारखंड में हेमंत सोरेन की। ये चीज आपको मैंने बता दिया था और इसकी वजह से हेमंत सोरेन फिर से पावर में भी आ चुके हैं, ये भी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दिए जा रहे थे जो भी वुमेन है वो, ठीक है। तो इसका आंसर बिहार एंड इसका आंसर झारखंड, तो बिहार एंड झारखंड को टिक कर देंगे, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? महिला संवाद यात्रा was set to start from which district of बिहार? महिला संवाद यात्रा के बारे में बताया था, है ना। ये कौन करने वाला था? ये करने वाले थे नीतीश कुमार जी, जो कि अभी बिहार के सीएम है, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। ये यात्रा करने वाले थे, बट जैसे ही आरजेडी की इतनी बड़ी स्कीम आई, ठीक है, नीतीश कुमार थोड़े से बैकफुट पे हो गए और फिर उन्होंने अपनी ये यात्रा अभी फिलहाल के लिए तो रोक दी है ना। ये कहाँ से निकलने वाली है? ये वेस्ट चंपारण से निकलने वाली है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था। वाल्मीकि नगर से निकलने वाली थी, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण से ये यात्रा निकलने वाली थी। इसी के साथ ये 18 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, जाकर देखेंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, तो आपको उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा। अब हम लोग 19 ऑफ दिसंबर आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है, व्हाई हैजंट एक्शन बीन टेकन अगेंस्ट सेबी चीफ कांग्रेस, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा था कि बीजेपी पे बहुत आरोप लगते हैं कि वो एक तरीके से सेबी की जो चीफ है, जिनका नाम है माधवी पुरीबुच, उनको सपोर्ट करती है। और माधवी पुरीबुच को सपोर्ट करती हैं, और माधवी पुरीबुच जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये अडानी की हेल्प करते हैं, इन पे बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं, ठीक है। कौन? कांग्रेस वाले। वेणुगोपालन ने कहा कि आपने अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, किसके खिलाफ? माधवी पूरी बुझ के बारे में। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो यही ध्यान रखेंगे कि अभी सेबी की चीफ कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे अभी सेबी की चीफ है माधवी पुरीबुच, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? माधवी पुरीबुच, नाम याद रहेगा। इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 2022 के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं किसके बारे में, सेबी के बारे में। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सेबी है क्या। SEBI, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स में, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। कई बार क्या होता है बीपीएससी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादा टफ सवाल ना पूछ के सीधा फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है। जिसने भी इकोनॉमी पढ़ी होगी सेबी के बारे में पक्का पढ़ा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेबी का गठन कब किया गया था? तो 1988 में इसका गठन किया गया था। 1988 अप्रैल 1988 में किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि बैंक्स को संभालने के लिए कोई एक रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी होती है, होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आरबीआई है। तो वैसे ही जो भी हम लोग शेयर्स में पैसे लगाते हैं, सिक्योरिटीज में जो भी पैसा लगाते हैं, ठीक है, सबको हैंडल, उन सबको रेगुलेट कौन करता है? सबको सेबी रेगुलेट करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसको रेगुलेट करती है? शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, इन सारी चीजों को सेबी रेगुलेट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1988 में, अप्रैल 1988 में इसका गठन किया जाता है। फिर उसके बाद आपको पता ही है एक बहुत बड़ा फ्रॉड वाला केस होता है ना। फ्रॉड केस होने के बाद हर्षद मेहता वाला, है ना। उसके बाद अप्रैल 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अप्रैल 1988 तक ये क्या हुआ था? ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। और बाद में इसकी पावर को बढ़ा के इसको और ऑटोनोमस कर दिया जाता है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सेबी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, किसको? शेयर, सिक्योरिटी जो भी है, डिबेंचर्स, इन सबको रेगुलेट करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दिल्ली दिखाए, आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल कैपिटल हमारी मुंबई है, तो सेबी भी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अप्रैल में इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1988 में बना तो दिया गया था, बट उस टाइम ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इस टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ निकल के आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीबी की जो अभी चीफ है
इसका नाम मैंने आपको बताया, उनका नाम है माधवी पुरीबुच, है ना, माधवी पुरीबुच। ये कौन है? सेबी की चीफ है ना। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि एक तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 2022 में, दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वुमेन चीफ है, फर्स्ट वुमेन चीफ है सेबी की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ है, चेयरपर्सन है किसकी? सेबी की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। सेबी का जो बोर्ड होता है उसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बंदे बैठाती है, ठीक है। वो चीज हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप इतना जान के रखेंगे किसके बारे में? सेबी के बारे में, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन होता है उनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल, नहीं तो 65 साल, जो भी पहले हो जाए उसका होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी थी, कौन? माधवी पुरीबुच, है ना। इसलिए इससे रिलेटेड, के नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकल के आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली या अभी सेबी की चीफ कौन है, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्स वर्क्स वर्थ 24,276 करोड़ इन कैपिटल सिटी ऑफ अमरावती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है ये कौन है, ये है चंद्रबाबू नायडू, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टीडीपी से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश में सीबीएन चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ चुकी है, मतलब तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना और बीजेपी मिलके रूल कर रही है, कौन? आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे इससे पहले थे जगन मोहन रेड्डी, है ना। बट अब वो बाहर हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चंद्रबाबू नायडू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिनके बारे में मैंने आपको बता रखा है, अमरावती के बारे में, है ना। अमरावती आपको ध्यान रखना है। तो अमरावती कहाँ पे है? तो पहले आप ये ध्यान रखो, अमरावती सिटी कहाँ पे है? अमरावती सिटी है आंध्र प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब हो गया था ये? ये हो गया था 2 जून 2014 को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया था, और अब उसके 10 साल भी कंप्लीट हो गए हैं, तो थोड़ा आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2 जून 2014 को अलग हुआ, अभी उसके 2024 में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उस टाइम हैदराबाद, और हैदराबाद जो कैपिटल है वो आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल था और तेलंगाना का भी कैपिटल था, है ना। बट अब वो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के पास जा चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आंध्र प्रदेश बिना कैपिटल का एक स्टेट रह गया था, जो कि पहली बार हुआ था इंडिया में ऐसा, ठीक है, रह गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। बट अब आंध्र प्रदेश को खुद का कैपिटल एक तरीके से मिल चुका है अमरावती के रूप में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको डेवलप करने के लिए कितने हजार करोड़ पास किए गए हैं? 24,000 करोड़ रुपए अभी हाल फिलहाल में पास किए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24,276 करोड़, है ना। इसमें से अराउंड 1800 करोड़ के आसपास से हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनेगी और वहां की अपनी असेंबली बनेगी। और 5,000 करोड़ में 5 आइकॉनिक बिल्डिंग वहां पे बनने वाली है, 5 आइकॉनिक टावर्स ये सब बनने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और चीज हम लोग देख रहे थे किसके बारे में? चंद्रबाबू नायडू के बारे में। अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम था स्वर्ण आंध्रा, स्वर्ण आंध्रा, स्वर्ण आंध्रा 2047, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में स्वर्ण आंध्रा 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट निकाला था, किसने? चंद्रबाबू नायडू ने, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे 2047 तक कहाँ पे, किस पोजीशन पे जो आंध्र प्रदेश होगा, किस पोजीशन पे रहेगा। और एक तरीके से उस डॉक्यूमेंट के सहारे वो आंध्र प्रदेश को एक तरीके का इंडिया का जो टॉप का स्टेट बनाना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही जितने भी इस स्टेट के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सबको भी अपना बताना पड़ेगा कि 2047 में वो अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, और उसको जहाँ पे वो देखते हैं उसको वहां तक अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी भी अपनी बतानी पड़ेगी। स्वर्ण आंध्रा 2047 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया की पहली ई कैबिनेट कहाँ पे, ई कैबिनेट की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई? तो आंध्र प्रदेश में हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन से स्टेट में पहली ई कैबिनेट की मीटिंग हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू के ही टाइम पे ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है, किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में। एक बार देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की लोकेशन तो आपको पता ही है कहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीजें देखी जा सकती है। ये हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो गया आपको अमरावती, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एससी एक्सपेंड, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड्स एनआईए पावर्स, एनआईए की पावर को बढ़ा दी गई है। एजेंसी कैन प्रोब नॉन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लिंक टू केसेस अंडर इट्स परव्यू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो रही सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने आपको बता रखा है एनआईए के बारे में, तो एनआईए की पावर को अब सुप्रीम कोर्ट ने और बढ़ा दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनआईए के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एनआईए क्या है? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एनआईए का गठन कब किया गया था? तो एनआईए का गठन किया गया था 2008 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम 26/11 का बहुत ही भयानक हमला हुआ था। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी आए थे, है ना। उस टाइम देखा गया कि हमारे पास कोई भी ऐसी काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, तो इसलिए उसी साल, यूपीए का टाइम था उस टाइम, मतलब कांग्रेस का एरा था उस टाइम, ठीक है। उसी साल अगर दिसंबर 2008 में इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2008 में इसका गठन किया गया था एनआईए एक्ट 2008 के साथ। एनआईए एक्ट 2008 लाके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनआईए एक्ट 2008 लाया गया और एनआईए को ये पावर दी गई कि वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी की भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए आपके ऑप्शन में कि कहीं पे भी अगर ये इन्वेस्टिगेट करेगी तो कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट से, जैसे कि सीबीआई को लेना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, इसको किसी भी टाइप के कंसेंट की जरूरत नहीं है। जहां चाहे वहां पे एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही एनआईए के नए चीफ बने हैं, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उनका नाम अभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी हाल फिलहाल की ही न्यूज है, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ महीने पहले की। अब एनआईए समझ में आ गया, ये क्या है? ये काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब बनाया गया था? ऑब्वियसली जब 26/11 का हमला हो गया उसके बाद बनाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एनआईए समझ में आ गया। अब एनआईए कौन कौन से ऑफेंसेस पे एनआईए एक तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो एनआईए एक्ट में जितने भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, जो भी इसके अंडर में दिए गए हैं, जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, उन सारे ऑफेंसेस पे एनआईए अपना एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस हैं इसके। इसके कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं, यूएपीए के अंदर जो भी हो गया, और एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हो गए, उन सब के अंदर एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2019 में एनआईए एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाया गया और इसकी पावर को और बढ़ा दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2019 में अमेंडमेंट के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऐड कर लिया गया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेट करेंसी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, और ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के तहत। मतलब ये जो एक्ट्स है और ये जो ऑफेंसेस है, इनके तहत भी जो एनआईए अब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 2019 में ही अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें एक और पावर दी गई एनआईए को कि वो सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर इंडिया की सिक्योरिटी को कोई भी खतरा होता है, तो एनआईए एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी पावर को हम लोग और बढ़ाते हैं, और अब एनआईए सारे ऑफेंसेस को कर सकती है जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं भी हैं, पर वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड है उससे, ठीक है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है और वो किसी बड़े चीज में, जैसे कि वो नकली नोट छाप रहा है, ठीक है, तो वो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर में आता है, तो एनआईए उस पर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। बट वो कहीं से चोरी भी करता है, छोटा मोटा मामला मैं ले लेता हूँ, कहीं से चोरी भी करता है, तो उसमें भी एनआईए अपना देख सकती है, उसमें भी अपना प्रोब कर सकती है एनआईए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शेड्यूल प्लस नॉन शेड्यूल हो गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल से अगर कहीं से भी लिंक्ड है, तो अगर वो व्यक्ति, तो नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस में भी एनआईए अब अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? लोन राइट ऑफ। अब यार ये अलग एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, इकोनॉमी का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? साउथ कोरिया यून remains defined as court begins review of impeachment, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, और उनके प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बता रखा था, यून सुक यॉल, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यून सुक यॉल। याद कैसे रखोगे? याद रखोगे साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है, तो यॉल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वहां के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, बट पार्लियामेंट ने एक तरीके से अब उनके पहले तो मार्शल लॉ को रिजेक्ट किया और फिर उनको इम्पीच भी कर दिया, ठीक है। इम्पीच करने के बाद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है, अभी तक उन्होंने पावर नहीं छोड़ी है। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि जो वहाँ की एजेंसीज है, उन्होंने बोला कि यार आपने तो देश के खिलाफ काम किया, तो अब आप पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट प्रेसिडेंट ने मतलब शामिल होने से, प्रोब में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। सेकंड टाइम फिर से उनको भी समन भेजा गया है ना। अब देखते हैं वो उनसे कॉपरेट करते हैं कि नहीं, एजेंसीज के साथ कॉपरेट करते हैं कि नहीं। लीगली वो अभी भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पर वो देश को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देख रही है कि ये जो इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हो सकता है ये लोग वारंट निकाले और उनके बाद सीधा यून को एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है?
Bangladesh chief advisor Yunus calls this year's victory day extra significant after ouster of हसीना। ठीक है, तो आपको पता ही है कि शेख हसीना जो कि 5 बार की प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की, बांग्लादेश की, ये आपको ध्यान रखना है। उनको इस बार निकाल दिया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। इनके द्वारा तो नहीं, मतलब स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, उनके द्वारा। और मोहम्मद यूनुस एक तरीके से पता नहीं कहाँ से आए और इन्होंने पावर संभाल ली। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि जो विक्ट्री डे है और स्पेशल हो जाता है। आपको पता है कि वहां पे विजय दिवस बनाया जाता है। ठीक है, विजय दिवस मनाया जाता है कब, 16 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 16 दिसंबर के दिन ही हम लोगों ने एक तरीके से 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनको सरेंडर करवाया था। ठीक है, वो आइकॉनिक डे था। तो उस दिन ही हम लोग विजय दिवस भी मनाया जाता है। तो इन्होंने एक तरीके से स्पीच दी, बट कोई भी मेंशन नहीं किया किसका, इंडिया का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस इनके जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो सिर्फ एक अलाई था, इंडिया का और कुछ ज्यादा रोल नहीं था। वो मतलब ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि इंडिया ने कुछ किया भी था, मतलब बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से। ठीक है, खैर इन्होंने कहा, और इन्होंने जो बांग्लादेश के फादर हैं जिनको मुजीबुर रहमान कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी भी थे, उनका भी कोई नाम नहीं लिया। और तो और ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को हटा के हम लोगों ने एक तरीके से और बढ़िया काम किया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चीज आपको समझ में आई। मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे। नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इनको, क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिल चुका है क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेक्स्ट न्यूज है, कनाडा फाइनेंस मिनिस्टर क्विट्स आफ्टर क्लैश विद ट्रूडो, डील्स ब्लो टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको पता है ट्रूडो की जो सरकार है अभी संकट में पड़ रखी है। अब उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है जिनका नाम है क्राइशिया फ्रीलैंड, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और ट्रूडो पे काफी ज्यादा आरोप लगाए कि आप गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करते और कनाडा के हक की बात नहीं कर रहे हो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कहाँ की, कनाडा की। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कनाडा में अभी किसकी सरकार है, ट्रूडो की सरकार है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ट्रूडो के रहते भरी काफी जो रिलेशन है खराब हुए हैं किसके, इंडिया और कनाडा के। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट है, पंजाब टू डिसमिस पुलिस ऑफिसर फॉर रोल इन लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू। ठीक है, तो इनको आप जानते होंगे, है ना, लॉरेंस बिश्नोई को। तो इनका आपने इंटरव्यू भी देखा होगा जेल के अंदर से। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे जेल के अंदर से इंटरव्यू कैसे देते थे। तो इनकी हेल्प करते थे एक डीएसपी। ठीक है, पूरा एकदम स्टूडियो टाइप का बना दिया था इनके लिए, है ना, आराम से इंटरव्यू देते थे और इनको जिससे भी बात करनी चाहिए बात भी करते थे। ठीक है, तो अब उन पर गाज गिरने वाली है क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने रिकमेंड कर दिया उन डीएसपी के डिसमिसल के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के जो खूंखार अपराधी हैं उनको जेल के पीछे रहे, उनको कोई भी सहायता नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट है, एज प्रियंका गांधी वियर्स पैलेस्टीन टू हाउस, बीजेपी आस्क वेयर इज बैक ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, आपको पता है कि हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी, है ना, जो कि अभी हाल फिलहाल में चुनाव जीत के आई है, कहां से, वायनाड से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वायनाड से। वायनाड कहाँ पे, केरला में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चुनाव जीत के आई है, तो ये पैलेस्तीन का इस टाइप से कुछ बैग लेकर गई थी, कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि पैट्रियोटिज्म का बैग कहाँ पे है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिज्म वाज फ्लॉड, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड बैड इंटेंट, निर्मला सीतारमन। अब ये जो न्यूज है इसको थोड़ा मैं डीपली हो सके तो समझाऊंगा कभी और उठा के। निर्मला सीतारमन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, ये हमारी मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको पता ही है। और इन्होंने कहा जो सोशलिज्म ऐड किया गया, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत, वो बिल्कुल फ्रॉड था और एक तरीके से कांग्रेस की हेल्प करने के लिए था और कांग्रेस में भी एक पर्टिकुलर फैमिली की हेल्प करने के लिए था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट जज रिक्यूजेस राघव चड्डा अपील फॉर बंगलोर टू बी हर्ड ऑन दिसंबर। ठीक है, तो राघव चड्डा जानते होंगे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, कैंडिडेट नहीं, वो एमपी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज है, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। जज का नाम है रेखा पल्ली। अब रिक्यूज मतलब ये होता है कि जज है, उसने जज उसने कोई भी लाइक वो केस सुनने से ही उन्होंने मना कर लिया, अपने आप को पीछे कर लिया, अब उनकी जगह कोई और केस सुनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कब होता है, रिक्यूजल कब होता है जज का, ये आपको ध्यान रखना है। रिक्यूजल कब होता है जज का, रिक्यूजल होता है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है किसी ना किसी तरीके से जो जज है वो सामने जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे कनेक्टेड हो, है ना, उसी का कोई रिलेशन में हो या कुछ भी हो, तो उस केस में जज है वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्ट है जो मैच कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। ये अपने
जो जज है उसके कॉन्साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद चाहेगा, क्योंकि किसी को तो पता है नहीं कि किसका किससे क्या रिलेशन है ना, तो उसके कॉन्साइंस पे होना चाहिए कि वो इस टाइप का अगर कुछ केस होता है तो वो रिक्यूज कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और केस में जजेस का रिक्यूजल होता है, जैसे कि अगर समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है ना, उसमें कोई फैसला आया, जो व्यक्ति है उसको पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। उसी बीच में आपने देखा कि हाई कोर्ट का जज है उसको एलिवेट करके अब सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, मतलब उसी जज के सामने फिर वही वाला केस आ गया, ठीक है। उस केस में भी जो जजेस होते हैं वो अपने आप को जनरली रिक्यूज कर लेते हैं, अगर उनका कोई पुराना मामला होता है जो कि हाई कोर्ट इन सब से निकल के आया होता है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिक्यूजेस समझ में आ गया, जब जो जज है अपने आप को पीछे कर ले किसी भी केस से तो आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस से अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे सीजीआई? डीवाई चंद्रचूड़ थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट है असद सेज सीरिया इन हैंड्स ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। तो सीरिया में पहले ये राज कर रहे थे, अब इनको वहां से हटा दिया गया है, रशिया ये वापस चले गए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि जो सीरिया में अब टेररिस्ट का राज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल मैंने आपको न्यूज बताई थी कि इसराइल जो है कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है कहाँ पे, सीरिया के अंदर, और गलत तरीके से सीरिया की जो लैंड है उसको कब्जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गोलन हाइट्स का एरिया मैंने आपको बताया था किसके बीच में, गोलन हाइट्स का एरिया जो है वो कंफ्लिक्ट वाला एरिया था, किसके बीच में, इसराइल के बीच में और सीरिया के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इंडिया अनाउंसेस चार्जेस चेंजेस इन इट्स इंटरनेशनल रूट्स विद न्यू एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली न्यू एयरक्राफ्ट अपने लॉन्च किए हैं, कौन कौन से, A350 एंड B777 एयरक्राफ्ट इसने लॉन्च किए हैं अलग अलग रूट्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है नो टाइमलाइन फॉर इंट्रोडक्शन फॉर ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर वर्चुअल डिजिटल, सॉरी, वर्चुअल डिजिटल एसेट इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो हम लोग अभी कोई भी रेगुलेशन नहीं ला सकते हैं किसके ऊपर, वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है इसको हम लोग एक बार में समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है किसके बारे में, यूपीएससी में आ चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि यार हम लोग आजकल की दुनिया में, फिजिकल दुनिया में, हम लोग अलग अलग जगह जमीन खरीदते हैं या कुछ सोना खरीद लेते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काम आए, है ना। या कुछ भी जमीन खरीद लिया उसको हम लोग बेच भी सकते हैं ना, उसको हम लोग किसी के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं, कुछ भी चीजें कर सकते हैं, पैसे भी होते हैं हमारे पास। तो वैसे ही डिजिटली दुनिया में भी कुछ एसेट हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसको हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, है ना। कई बार तो क्या होता है कि वर्चुअल डिजिटली उसको हम लोग फिजिकली नहीं ले सकते, कुछ भी चीज हो सकती है वो, है ना, उसको हम लोग डिजिटली ही ट्रेड करते हैं, और जो पैसे हैं, पैसे का लेन देन हम लोग फिजिकल दुनिया में भी कर लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसा भी केस होता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। ये उन एसेट की बात करी जा रही है जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में, फिजिकल दुनिया से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, और यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल फिलहाल में ही 2 साल के अंदर, ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 साल के अंदर आप एक बार पेपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, और ट्रेड भी किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर। अगर आपसे आएगा क्वेश्चन कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब डिजिटली, फिजिकल दुनिया में नहीं, इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई एसेट आपके पास, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट कहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है, US case against India's Gautam Adani appears strong but extradition unlikely, experts से, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि गौतम अडानी पे जो केस किया गया है यूएसए के अंदर, हो सकता है वो स्ट्रांग हो, ठीक है, बट इनका एक्सट्रेडिशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच में आप ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो हाँ जी है, ठीक है। कब साइन हुई थी, तो 1997 में साइन हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1997 में साइन हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ ट्रीटीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज के बारे में। 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं, 50 के आसपास कंट्रीज होंगी जिनके साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ पहले आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया बांग्लादेश का है, जी हाँ है। कब हुआ था, 2013 में साइन हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और यूएसए का भी है, इंडिया और यूएसए का भी है, कब साइन हुआ था, तो 1997 में साइन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए का है, और साथ में यूएसए के साथ है, और फिर रशिया के साथ भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया और रशिया के साथ भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कब हुआ था, 1998 में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और किसके साथ है, और है इंडिया और यूके के साथ भी है, इनका भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडिया और कनाडा के साथ भी है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया और कनाडा का भी है, इंडिया और
कनाडा का भी है, कब हुआ था, 1987 में साइन हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ईयर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ये लगातार ही न्यूज में बने रहते हैं, ठीक है। यूके बना रहता है न्यूज में, रशिया न्यूज में बना रहता है, ठीक है। वहां से एक बड़ा ही खूंखार आतंकवादी को इंडिया में एक्स्ट्राडाइट भी किया गया था अभी हाल फिलहाल में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया और कनाडा के बीच में तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है। इंडिया यूके ध्यान रखोगे, इंडिया रशिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इंडिया यूएसए के बारे में अभी गौतम अडानी वाला केस चल रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, है ना। इंडिया और बांग्लादेश के बारे में भी क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो बहुत फोर्स कर रही है इंडिया को कि आप एक्स्ट्राडाइट करो किसको, शेख हसीना को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर उनको शायद पता नहीं है कि जो हम लोग की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी इंडिया और बांग्लादेश की, उसमें हम लोगों ने क्लॉज डाल रखा था कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हम लोग एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, ठीक है। पता नहीं बांग्लादेशी क्यों इतना भूल जाते हैं, है ना। उनको इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए था। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज है द हिडन कॉस्ट ऑफ ग्रीन वॉशिंग द इंडिया रेलवे, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग आपको पता ही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस टर्म के बारे में, पर ये पूरा आर्टिकल थोड़ा अलग ही है, तो मैं कभी और समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। लाइक ऑल वॉर्स रशिया यूक्रेन वॉर विल एंड इन नेगोशिएशन, मोल्डोवा के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे सारे वॉर खत्म हो जाए नेगोशिएशन के साथ, तो रशिया और यूक्रेन का वॉर भी नेगोशिएशन के साथ ही खत्म होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये न्यूज मैंने इसलिए बताई, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने के लिए, मोल्डोवो की लोकेशन दिखाने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर करे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है यूक्रेन के साथ मोल्डोवो भी शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो कंट्री का नाम आप ध्यान रखेंगे, एक तो रहेगा मोल्डोवो का और रोमानिया का, ठीक है। ये दोनों के बारे में बहुत लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि ये दो कंट्रीज भी है जिनके साथ यूक्रेन जो है बॉर्डर शेयर करता है, आपको ध्यान रखना है। ये जो कंट्री आपको दिख रही है ये रोमानिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये रोमानिया है, और ये मोल्डोवा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये रहा यूक्रेन, देखो मोल्डोवा के साथ भी लग रहा है और रोमानिया के साथ भी लग रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोल्डोवा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। लैंडलॉक्ड मतलब क्या होता है कि आसपास की जो कंट्रीज है उससे घिरा हुआ है ना, इसका कोई भी बॉर्डर किसी भी सी के साथ नहीं लगता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल मैंने इस लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक सी बताया था, और ये क्या बताया था, ये बताया था सी ऑफ एजोव, इतना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी ऑफ एजोव। ये बताया था कर्च स्टेट के बारे में, है ना। कर्च स्टेट में ही अभी जो रशिया की जो शिप थी वो टूट गई थी, और उसकी वजह से जो भी उसके अंदर ऑयल था वो सारा इसी कर्च स्टेट में फैल गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया क्राइमियन पेनिसुला, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है, ये क्राइमियन पेनिसुला है, ये आपको ध्यान रखना है। क्राइमियन पेनिसुला जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, पहले ये यूक्रेन का पार्ट था। समझ में आ गई सारी चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ हिट आउट एट हिट्स आउट एट अपोजिशन ओवर संबल वायलेंस, ठीक है। तो अभी संबल में वायलेंस होता है, आपको पता ही है। तो अभी बयान भी आया था इनका, योगी आदित्यनाथ का, काफी कि बहुत सारे वहां से मंदिर निकले हैं, ठीक है। इसमें आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो संबल है, संबल को डिस्ट्रिक्ट हाल फिलहाल में ही बनाया गया था, कब बनाया गया था, 2011 में बनाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो 2011 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और इसको मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से इसको कार्व आउट करके बनाया गया था, किसको, संभल को, 2011 में डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको नाम भी चेंज करने की बात चल रही थी, बट 500 साल से संभल का नाम संभल ही है, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा आउटरीजेस हो गए वो, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना फैसला है चेंज कर लिया। आई थिंक ये अखिलेश यादव थे उस टाइम सीएम, उस टाइम की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, संभल की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स लूजेस कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का एक पावरफुल कंट्री है, ये आपको पता ही है ना। यूरोप का ही पावरफुल कंट्री है, ये आपको पता ही है। यूरोप में जितना भी ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा जर्मनी के साथ ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओलाफ स्कॉल वहां के चांसलर थे, ओलाफ स्कॉल्स अभी चांसलर थे, तो को नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत अब उनको हटा दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत अब इनको हटा दिया गया है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी आपको ध्यान रखनी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी पार्टी आपको ध्यान रखनी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो उसको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही
बुरी घटना सामने आ रही है कि 11 इंडियंस 11 लोग मर चुके हैं। कहाँ पे? जॉर्जिया के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉर्जिया में एक रिजॉर्ट में वो लोग रुके हुए थे। वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो गई। आपको पता ही है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हेल्थ के लिए कितनी खराब है। उसकी वजह से लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल 12 लोगों की मौत हुई, उसमें से एक तो जॉर्जियन ही था और 11 जो हमारे इंडियन लोग थे। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया के ही एक इंडियन एक रिजॉर्ट था, स्काई रिजॉर्ट करके उसका नाम है। उसमें वो लोग रुके हुए थे। अब उनकी मौत हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉर्जिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जॉर्जिया की लोकेशन ये आपको दिख रही होगी। ऊपर रशिया आपको दिखेगा, ठीक है। नीचे आपको टर्की दिखेगा और अर्मेनिया दिखेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। और अजरबैजान दिखेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया ब्लैक सी, है ना। ये हो गया कैस्पियन सी। ब्लैक सी हो गया, ये हो गया कैस्पियन सी। ब्लैक सी हो गया, ये क्राइमियन पेनिनसुला बताया था। यूक्रेन हो गया, है ना। उधर मोल्डोवो और अभी जस्ट मैंने आपको बताया रोमानिया के बारे में। अब इधर देखो, ये आपको देखना है, ये हो गया जॉर्जिया। ऊपर ऊपर हो गया पूरा ये रशिया, ठीक है। जॉर्जिया जो है पहले बहुत बुरे दौर से गुजरा है। किसकी वजह से? पर्शिया की वजह से, रशिया की वजह से और टर्की की वजह से, ठीक है। तीनों ही कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में 19th सेंचुरी में इसे रशिया ने कब्जा लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉर्जिया को 19th सेंचुरी में कब्जा लिया था। फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, ठीक है। सोवियत यूनियन था पहले तो, है ना। सोवियत यूनियन टूटा तो जॉर्जिया को आज़ादी मिली। ये आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम से जॉर्जिया जो है एंटी रशिया था बहुत ज़्यादा। बट हाल फिलहाल में यूक्रेन को जब से इन्वेड किया है किसने? रशिया ने, तब से जॉर्जिया के भी सुर थोड़े बदल गए हैं। अभी ये रशिया के साइड थोड़ी ज़्यादा लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साइड में देखेंगे अजरबैजान है। यहाँ पे आपको अर्मेनिया दिखेगा। अर्मेनिया दिखेगा। अर्मेनिया का ही अभी हाल फिलहाल में ही एक दो दिन पहले अर्मेनिया का ही पार्लियामेंट्री पैनल, वहाँ के प्रेसिडेंट, जो वहाँ के पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है वो आए हुए थे। कहाँ पे? हमारे पार्लियामेंट के अंदर आए हुए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अर्मीनिया से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अजरबैजान से पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। और टर्की से भी हमारे ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं है, ठीक है। टर्की और अजरबैजान दोनों मिलके अर्मीनिया को दबाने की कोशिश करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल फिलहाल में ही अर्मीनिया को हम लोगों ने पिनाका मिसाइल्स भी दी हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा आपको क्लियर कवर करके चलना है। ईरान से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। ईरान भी अर्मीनिया को सपोर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि दोनों, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है उसके बाद भी, है ना। और अजरबैजान भी मुस्लिम कंट्री है बट वो ईरान के लिए खतरा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए रिलीजन मैटर नहीं करता, यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स की वजह से अर्मीनिया को ये दोनों दबाने की कोशिश करते हैं। बट इंडिया और ईरान उसको सपोर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए भी एक तरीके से अर्मीनिया को सपोर्ट करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ऊपर है जॉर्जिया। ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो कैपिटल है उसकी कैपिटल क्या है? तिबिलिसी। ये आपको ध्यान रखना है। तिबिलिसी इसकी कैपिटल है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम अगर कोई याद रखना चाहे तो याद रख सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ऑब्वियसली नहीं है। लास्ट न्यूज, वोंट अलाउ श्रीलंकन टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसनायका इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोग इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ, इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करने वाले, ठीक है। क्योंकि इंडिया और श्रीलंका का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इन्होंने पहली बात तो ये कही। सेकेंड बात, जो हमारे फिशरमैन श्रीलंका हमेशा पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि उन पे आरोप लग जाते हैं कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली थी, है ना। वो मैरीटाइम बाउंड्री एक्चुअली किसी को दिखता नहीं है, फिशरमैन को दिखता नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? और उन्होंने थोड़ा सा भी क्रॉस कर लिया तो श्रीलंका की जो आर्मी है, जो नेवी है सॉरी, वो उनको कैप्चर कर लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बात पे अनुराग कुमार दिसनायका ने बोला, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रेसिडेंट बने हैं, कि हम इसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में इन्होंने थैंक यू भी कहा था किस चीज के लिए? इंडिया ने जो $5 बिलियन का ग्रांट दिया उस चीज के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको मैं खत्म करता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ ही आपको सॉल्व करना है वीडियो देखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथ के साथ, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।